एग्जाम्पल 23। सर सर एक्सक्यूज मी जी पूछे। सर, इसको सॉल्व कर देंगे पूरा? पूरा कहते हैं, पूरा कर देते। जी सर, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा मैं कर देता, चले पूरा ही देख लें फिर। अच्छा जी, फिर एक नज़र मैं एडजस्टमेंट देख लूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन इसमें आ रहा है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेड पेपर, अक्रूवल अदर पेएबल, टैक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, नेट दिए हुए, अदर रिसीवेबल और कैश एट बैंक। ठीक है। और पहला तो शेयर था। दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग दिस अमाउंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5.2 million was disposed of rupees 4.8 million, of which 1.8 million are still outstanding. Depreciation for the year amounting to 7350, फाइनेंशियल चार्जेस 1100, और ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूवल दिए और प्रोविजन दी हुई है 5% पे। ठीक है जी। तो ये ले जी, यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नादर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज for the year ended 31st December 2017। ये दो कॉलम हम यूज कर लेते हैं, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड। पहले हम लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पहला आ गया हमारी हेडिंग। अच्छा, ये स्टार्ट करना है जैसे हमने पढ़ा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा जी, आप बिफोर टैक्स से प्रॉफिट देखें। 8955 8955। ठीक है जी। एडजस्टमेंट्स फॉर, एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लेते हैं उसी तरह जैसे पढ़ा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप जरा खुद भी देखते जाइएगा, कोई चीज रहे ना। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी देख रहा था यहाँ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 7350। अब डिस्पोजल देख लेते हैं, तो इसमें भी नंबर 2 में देखिएगा, एक प्लांट कॉस्टिंग 9.5 million हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5.2 million वाज डिस्पोज फॉर रुपीज 4.8 million। तो ये लॉस आ रहा है आपका 400 का। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट 400। ठीक है जी। अब लॉस के बाद अब ये नॉन करंट एसेट से रिलेटेड ये आइटम आई, और नॉन करंट एसेट है कोई भी नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, उसके अगेंस्ट दो चीजें थी, दोनों हम ले चुके हैं। एंड देन फिर आप लोगे बैड डेट्स, वो भी गिवन नहीं है लेकिन प्रोविजन है। हाँ, अब प्रोविजन की जरा यहाँ वर्किंग देखिएगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जिसको कह लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो मैं एक पहले वर्किंग बनाते हैं, यहाँ वर्किंग का हम बना लेते हैं। वर्किंग 1, provision for doubtful debts। तो कौन से ईयर्स हैं जी इसमें? 2 ईयर्स हैं। कौन सा है? पहले 2017 और पिछला 2016।
ये लीजिए 2017 एंड 2016। तो सबसे पहले उसने हमें जो दिए हुए क्वेश्चन में वो दिए हुए जी ट्रेड रिसीवेबल नेट। नेट रिसीवेबल है हमारे पास 6840 और 4446। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली मैंने ग्रॉस अप भी करना है, एक ही स्टेप पे करेंगे हम ताकि एक वर्किंग दोनों जगह काम आ जाए। अब हम प्रोविजन को ऐड बैक करते हैं। अब प्रोविजन वो कह रहे हैं 5% है। अब 5% तो ग्रॉस अमाउंट का होता है, ग्रॉस अमाउंट गिवन नहीं है, लेकिन ये नेट अमाउंट जो दी है ये फिर 95% हुई। तो मैं इसकी जो कैलकुलेशन करूंगा वो सिंपल मल्टीप्लाई 5 बाई 95, ये मैं इसको हिंट भी नीचे लिख रहा हूँ, यानी 68540 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 95। ये 5/95 क्यों किया एक दफा फिर देख लीजिएगा, क्योंकि देखें आपकी जो ग्रॉस अमाउंट होती है वो अगर 100 रुपीज है तो प्रोविजन उस पर 5 रुपीज निकलेगी, तो नेट अमाउंट 95 हो जाएगी। तो ये जो 6840 वाली अमाउंट है ये नेट अमाउंट है, इसलिए मैं इसको पहले 5% में 95% पे कन्वर्ट करके उसको लूंगा। अब इसको ऐड कर लें तो ये ट्रेड रिसीवर ग्रॉस भी आ गई, मुझे आगे चाहिए भी होंगे। ठीक है, सेम यही कैलकुलेशन यहाँ करें तो 234 आ जाएगा। अब अगर आप 7200 का 5% निकालो तो देखो एग्जैक्टली ये आएगा। 4680 का कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली ये आएगा। अब देखते हैं कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज। नेचुरल सी बात है ये इंक्रीज है, ये 360 है, प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 234 126 अमाउंट आ रही है। तो मैं यहाँ ऐड बैक करूंगा इंक्रीज in provision for doubtful debts। ये प्रोविजन जो हमारी इंक्रीज होगी ये भी प्लस करेंगे 126। ठीक है, ये प्रोविजन भी हमारी सर ऐड जी। सर ये जो हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट है 1800 सर, हमारे पास आउटस्टैंडिंग है रिसीवेबल जी हमारे पास, जी तो ठीक वो है। 2017 में ऐड नहीं करेंगे? और उसके बाद कहाँ कौन सी वाली बात कर रहे हैं? सर एडजस्टमेंट 2 है सर, जी बिल्कुल ठीक है, 1800 स्टिल 1800 जो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ जी, तो अभी तो ये आएगा ना आगे, ये इसकी यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ी हमें कहीं। देखो ना, अगर ओके मैंने सर। लॉस और प्रॉफिट निकालना है उसके लिए तो सिंपल सेल वैल्यू चाहिए होती है ना, यानी जी सर। फोर, वो तो उतना उतना ही आएगा। ठीक है, और तो लिहाजा वो आगे यूज होगा जहां वो वर्किंग कैपिटल आएगा ना, वहां हम उसको लेंगे। ओके सर। ठीक। अच्छा, इसके बाद अब देखें डाउटफुल डेट्स भी हो गया, और कोई नॉन कैश नहीं है, लाइक प्रोविजन जो है वो भी नहीं है। एंड देन फिर आप देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर एडजस्टमेंट नंबर 4 में अमाउंटिंग टू 1.1 मिलियन। आप यहाँ लिखिएगा फाइनेंशियल चार्जेस 1.1 मिलियन, ये ऐड बैक कर दिया। और इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम हो भी नहीं होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही किसी किस्म की नहीं है, वो भी नहीं है। यहाँ तक हमारा पहला हिस्सा सॉल्व होता है, जिसको अगेन हम कहेंगे कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये सारी अमाउंट जितनी मैंने आपके सामने लिखी हैं ये प्लस हो रही है, तो हम सब इसको ऐड कर देते हैं। एक्सेल में हम जरा फार्मूला लगा लेंगे तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 17931। ये मेरा पहला हिस्सा इसमें सॉल्व हुआ, जिसको हम कहेंगे कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल में आते हैं, तो सबसे पहले आप करंट एसेट्स में देख लें तो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड 5750 था, ओपनिंग क्लोजिंग 5600 है, तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज हो रहा है। बताइए डिक्रीज इन्वेंट्री में ऐड करूं या माइनस करूं 150? ऐड करेंगे सर। ऐड। ठीक है, ये ऐड कर लिया डिक्रीज इन इन्वेंट्री। दूसरा मेरा रिसीवेबल है, ठीक है, और रिसीवेबल अब मैंने वहां से नहीं लेने क्वेश्चन से, ये वर्किंग वन से लूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लेता हूँ इंक्रीज
इन ट्रेड रिसीवेबल्स दूंगा वर्किंग नंबर 1 और यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं इसका इंक्रीज है 2520। तो बताइए इसको क्या करें यहाँ, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। ये कैलकुलेट हो गया 2520। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए अदर रिसीवेबल्स। ये जो आप बात कर रहे थे एडजस्टमेंट की, वो यहां पर आएगी। अब अदर रिसीवेबल जो है, इसकी भी छोटी सी वर्किंग में बना देता हूं। तो हमें जो गिवन है ना ट्रेड रिसीवेबल, पहले वो ले लेते हैं। अच्छा, अब रिसीवेबल जो हमें गिवन है वो है 2385 और 800, 2385 और 800, ठीक है। अच्छा, इसमें से अब वो ये कह रहा है कि जो ड्यूरिंग द ईयर जो आपने प्लांट सेल किया था 4800 में, 100 में, उसमें 1800 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो अभी हमें रिसीव नहीं हुए। तो जो रिसीव नहीं हुए वो आप यहां से माइनस कर दो। हम कैश की मूवमेंट चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां से लेस कर दें जो रिसीवेबल अगेंस्ट प्लांट, यहाँ से लेस करेंगे कि उसका इफेक्ट वहां पे जाएगा हमारा जो है ना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस वजह से हम यहाँ पे नहीं उसको लेंगे। ये 1800 माइनस किया, अब इसको टोटल करें, 585 है और ये आपका 800। तो अब चेक करें तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा, अदर रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं 215 से। डिक्रीज को, जो डिक्रीज हो रहे हैं उसको हम ऐड कर देते हैं 215 से। ये हो गया मेरी साइड, एसेट साइड। अब लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटीज में अगर आप देखें तो हमें दिए हुए ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल 1400 थे ओपनिंग और क्लोजिंग 1900 है, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो रहे हैं 500 से। तो 500 से इंक्रीज होंगे तो कैश क्या करूँ, इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज करेंगे। ठीक है। ट्रेड पेएबल के बाद अक्रूवल एंड अदर पेएबल। अच्छा, इसमें भी आप देखिएगा अक्रूवल एंड अदर पेएबल दिया हुआ है और नीचे हमें अक्रूड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आना, तो इसलिए इसको मैं वर्किंग तो लूंगा, लेकिन वर्किंग पहले बनाइएगा। वर्किंग 3 अक्रूड एंड अदर पेएबल्स। इसमें आपने करना ये है कि जो पहले गिवन अमाउंट है वो लीजिएगा। देखो, ट्रेड पेएबल की क्लोजिंग वैल्यू है 680, सॉरी अक्रूवल एंड अदर पेएबल की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 680 है, ओपनिंग 660 है। इसमें सारी अक्रूवल शामिल है, ठीक है ना। कहीं और अक्रूड इंटरेस्ट देखो अलग नहीं दिया हुआ, तो अक्रूड इंटरेस्ट को चूंकि हमने सेपरेटली ट्रीट करना होता है इसलिए उसको लेस कर दें। इसमें से लेस अक्रूड इंटरेस्ट। अब अक्रूड इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है, देखें ये नीचे दिया हुआ अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस ऑन 31 दिसंबर 2017 112, यानी क्लोजिंग जो है वो मेरा 112 है। ये 112 क्लोजिंग में से माइनस किया, जबकि पिछले साल का 2016 का वो कह रहा है 48 है, 48 यहाँ से लेस कर दें। जब ये दोनों लेस करेंगे तो इसको कर लें तो यार है 568 और 612, ये हैं अब अक्रूड एंड अदर पेएबल जो मैंने यहां लेने, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेंगे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है 44 से। तो डिक्रीज को क्या करें जी, डिक्रीज इन
accrued and other payable। जी बताइए क्या करें? 44 डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज सर। माइनस कर देते हैं, डिक्रीज है ना, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो माइनस होगा। उसके बाद फिर टैक्स लाइबिलिटी है, इसको तो आपने नहीं लेना, इसको छोड़ देना आपने। टैक्स लाइबिलिटी भी फेस पे शो होगी हमारी। अब यहां तक हम इसको ऐड कर लेते हैं। इंटू 632 की जो अमाउंट आई, दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें दो चीजें लेस करनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट पेड, पेड अब हम लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड के लिए ऑब्वियसली हमें लेजर बनाना पड़ेगा, वर्किंग नंबर 4। वर्किंग 4, इसके लिए लेजर बनाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट। वही जो बैलेंस लेस किए तो वो इसलिए लेस किए थे कि ये सेपरेटली आते हैं, इसका इफेक्ट सेपरेट हम लेते हैं। अब अक्रूड इंटरेस्ट का लेजर बनाएं। ये लीजिए, ये लेजर आ गई डेबिट साइड, रुपीज इन थाउजेंड। यही यहां ले आते हैं, रुपीज इन थाउजेंड। और यहाँ पे लेजर के ऊपर नाम लिख लेते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखें तो ये हमारे पास है, जो हमने लेस किया था। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है अक्रूड इंटरेस्ट का 48, लिखा हुआ है आपके सामने 48। और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, वो भी लिख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 112। और जो इंटरेस्ट हमने एसओसीआई को चार्ज किया वो भी हम यहाँ लिख चुके हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ 1100। यहाँ फाइनेंशियल चार्जेस लिख लें, एसओसीआई को ट्रांसफर किए थे 1100। अब इसका जो डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली ये वो अमाउंट है जो हमने पे की। अब बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। दिस वन इज कैश। ये इंटरेस्ट की वो अमाउंट है जो हमने एक्चुअली पे की है 1036। ये 1036 की अमाउंट यहाँ ले आते हैं वर्किंग 4 के रेफरेंस से। और ये प्लस ऑब्वियसली प्लस नहीं होगी, माइनस होगी, क्योंकि ये पे कर रहे हो इंटरेस्ट पेड। उसके बाद आखिरी चीज आती है टैक्स पेड। और ऑब्वियसली टैक्स लाइबिलिटी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, तो आप सेम यही एक लेजर बनाओगे टैक्स पेड का, वर्किंग नंबर 5, जिसके अंदर तकरीबन सारी एडजस्टमेंट वही होंगी। इसी को कॉपी करते हैं और इस पे चेंजेस कर लेते हैं। वर्किंग 5, टैक्स पेएबल। ठीक है जी, यहाँ पे भी टैक्स पेएबल निकाल लेते हैं जी। इसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखें तो टैक्स पेएबल का 500 है, क्लोजिंग 650। ये 500 और ये 650। मुझे यहाँ चाहिए जो टैक्स एक्सपेंस आपने शो किया है एसओसीआई में। ऊपर देखिएगा एसओसीआई में ये टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 2945। तो ये अमाउंट आ गई 2795। टैक्स पेड आ जाएगा 2795।
ठीक है, यही दो अमाउंट थी। अब इनको प्लस माइनस कर लें, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो पहला हमारी एक्टिविटी मुकम्मल हो रही है। दिस वन 12,401 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट आइए कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर रिसीवेबल का इफेक्ट हम यहां लाएंगे, सबसे पहले आप देखिएगा नेट रिसीवेबल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट पीपीई है, तो ये तो लाजमन दिया होता है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपीई वर्किंग नंबर, इसको दे दें 6। अच्छा, अब यहाँ पर वर्किंग की जरूरत क्या है, इसने परचेज तो दी हुई है, ठीक है, लेकिन ये डिस्पोजल थी, ठीक है, ये तो रिसीवेबल था, तो परचेज मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए लेजर बना देते हैं पीपीई का। मैं इसमें निकालना चाह रहा हूं वर्किंग 6 में ऑफ पीपीई, और यहाँ पे जो लेजर बना रहा हूँ वो पीपीई है, और ये लेजर है एट डब्ल्यूडीवी नेट बुक वैल्यू पर, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना ऊपर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन है और ना ही आपको कहीं एडजस्टमेंट में उसको उसने दी हुई है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट देखिएगा 15,800 ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,800। अब क्लोजिंग हम बाद में लिख लेते हैं, तो डेबिट साइड की पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि डेबिट साइड पे क्या क्या आ सकते हैं एडिशंस जो परचेज की हैं, और परचेज की ने कुछ नहीं लिखा हो तो कैश पे ही होंगी सारी, यही मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी जो मैं निकालूंगा। इसके अलावा डेबिट साइड पे एक चीज और आएगी एंड दैट इज रीवैल्यूएशन, जो कि हमने यहाँ देखा था। देखिए इसका पता ऐसे लगेगा कि ये देखिए रीवैल्यू सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन 2016 0 और 2017 4,000, और ये कल भी मैंने आपसे बात की थी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकती है, एंड ऑफ द ईयर भी हो सकती है, कुछ ना मेंशन हो। अब जैसे यहाँ कोई भी मेंशन नहीं है तो एंड ऑफ द ईयर ही लेंगे, तो ये 4,000 का इंक्रीज आ रहा है, ये इंक्रीज हमारा डेबिट साइड पे आएगा रीवैल्यूएशन, और ये रीवैल्यूएशन है 4,000। क्रेडिट साइड पे अब हमारी क्या क्या चीज आएगी, एक तो डिस्पोजल आएगी, जो एसेट आपने डिस्पोज किया है उसकी नेट बुक वैल्यू, पेज नंबर बोलिएगा कि हो गया आगे पीछे, आपके पास ओपन होगा, पेज नंबर क्या था 116। अच्छा जी, डिस्पोजल में ये एडजस्टमेंट में देख रहा था, ये एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 9,500 एंड अ बुक वैल्यू ऑफ 5,200, मुझे यहाँ बुक वैल्यू चाहिए तो यहाँ मैं 5,200 लिख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, और वो क्वेश्चन में गिवन था, हम ले भी चुके हैं, देखें 7350 कैश फ्लो में भी लिखा नजर आ रहा है आपको दिस वन। और उसके बाद और तो कोई चीज इसमें नहीं है, तो अब आप सिर्फ बैलेंस कर देते हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 21,400। ये प्लस किया 33,950। अब 33,950 में से हमने 15,800 और 4,000 लेस कर दिया, तो 14,150 जो है वो आंसर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। दिस इज पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपीई, जो कि यकीनन हम माइनस में शो करेंगे 14,150, ठीक है। इससे आगे जी
सर मैंने ये पूछना था, ये जो कैश की वैल्यू आई है 14150, जी जी ये वो अमाउंट है जो हमने पे की है परचेज करने के लिए नॉन पीपीई जो। जी जी। सर जो हमारे पास पीपीई हमारे पास आया होगा सर, उसकी कॉस्ट क्या होगी फिर? मतलब वो ये जो कैश हमने पे किया यही उसकी कॉस्ट होगी वैसे? जी जी एग्जैक्टली, जिस क्वेश्चन में जैसे वहाँ अदर रिसीवेबल दिए हुए ना सेल के वक्त, तो अगर यहाँ पर अदर पेएबल दिए होते तो फिर परचेज इससे ज्यादा होती। ये निकलती परचेज ही है, ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये एडिशन है, लेकिन चूंकि कोई मेंशन नहीं है अदर पेएबल, तो इसका मतलब जितनी एडिशन है वो सारी कैश पे है। ओके ओके सर। अब आइएगा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई। अब प्रोसीड्स, अब मुझे डिस्पोजल निकालनी है। अच्छा ये वर्किंग सिंपल वही वाली चीज है, देखें हमने कितने में सेल किया था 4800 में, इसमें 1800 अभी रिसीवेबल है, तो मुझे सिर्फ यहाँ वो अमाउंट लानी है जो मैं कैश में रिसीव की है, विच इज 3000। 4800 माइनस 1800, ये 3000 की अमाउंट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीट वगैरह कोई नहीं है, यही दो अमाउंट आएंगी, और इन दो अमाउंट्स को यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, तो 11150 माइनस में जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अब आखिर में आइएगा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक चीज याद रखते हैं कि जितना टाइम लग रहा है ना आपका क्वेश्चन पे वो ऑपरेटिंग में, बाकी होता चला जाता है। अब यहाँ शेयर्स में आते हैं। सबसे पहले तो इक्विटी में आऊंगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, वर्किंग नंबर 7, वर्किंग 7 यहाँ लाऊंगा मैं, तो वो मैंने हिस्सा लेजर्स के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पर शेयर्स बस ऊपर हेडिंग है। अब यहाँ पे दो चीजें आनी है, एक शेयर कैपिटल और एक शेयर प्रीमियम। इसका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लाइएगा, बैलेंस बीडी। अब शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000, और शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है 12,400। तो सर प्रीमियम का प्रीमियम बैलेंस का नहीं बैलेंस होगा। नहीं है। वो क्लोजिंग है, जीरो है, ठीक है। जीरो है। जी एग्रीड, मैंने जीरो कर दी है। अच्छा उसके बाद वो कोई हिंट देता है कि 10% बोनस डिक्लेयर किया है मार्च में, खैर जिस मीन्स महीने में कि हम तो पूरे साल के निकाल रहे होते हैं, तो बोनस शेयर्स, बोनस इशू। जब आप बोनस दोगे तो 10% बोनस का मतलब है कि शेयर कैपिटल का 10% ले लेंगे। ये 10,000 है, इसका अगर 10% लूँ तो ये 1,000, ये शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और प्रीमियम में से हम इसको नॉर्मली माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो ये याद रखिएगा ये माइनस होगा रिटेन्ड अर्निंग में जब मैं आखिरी वर्किंग बनाऊंगा, ठीक है। ये बोनस शेयर आ गया। अच्छा अब आप कैश लिखते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरी कैश वाली आएगी जिस, और अब मैं यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूं, बैलेंस कैरी डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस देखें तो क्या आता है हमारा क्वेश्चन के मुताबिक 12,400 और 1,400, ठीक है जी, 12,400 और 1,400। अब देखिए शेयर कैपिटल ओपनिंग जो था वो 10,000 था, 1,000 बोनस हुआ, 11,000 हुआ, जबकि क्लोजिंग दिया हुआ 12,400, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 1,400 का, वो मेरा शेयर कैपिटल में आएगा, और यकीनी बात है ये आएगा ही 1,400 दूसरा, क्योंकि उसमें ओपनिंग तो है ही कोई नहीं था, तो ये 1,400 के शेयर आपने इशू किए 1,400 प्रीमियम पर। इसका माइक कौन है जी, आप माइक कौन है को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर लें, ये आ जाएगा 2,800। ये मेरा शेयर से मुझे कैश मिला, वो 2,800 यहाँ ले लें। अच्छा अब इसके बाद ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सर डिविडेंड। जी जी सर ये जो हमारे पास कैश आया 2800, यही राइट शेयर है? जी जी, यही राइट शेयर,
एग्जैक्टली। सर फिर राइट शेयर्स और फिर बोनस में क्या फर्क है हुआ सर? देखिए बोनस में कोई कैश तो नहीं आ रहा, सर बोनस तो ये राइट जी शेयर्स वो होते हैं मतलब जो हम लोग अपने एग्जिस्टिंग होते शेयर होल्डर्स उनको ही देते हैं और वो हमसे परचेज करते हैं मार्केट प्राइस से लो प्राइस पे हम क्या देते हैं उनको। जी बिल्कुल, वो हमसे परचेज करते हैं। तो ये जो अमाउंट है मतलब ये 2800 के उन्होंने हमसे वो शेयर्स परचेज किए हैं, ये वो अमाउंट एब्सोल्यूट, है। ये वो अमाउंट है जो उन्होंने हमसे परचेज किए हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी ऑफर और करती है सर ना इनको। हाँ जी यस सर। और सर ये जो हमारे पास बोनस की ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो हमने वो बोनस इशू का वो जो 1000 था वहां से माइनस नहीं किया। जी, ओपनिंग बैलेंस होता तो हम माइनस करते और फिर रिटेन अर्निंग्स में नहीं इफेक्ट जाता उसका। फिर वहां नहीं जाता, दोनों में से एक जगह जाएगा ना। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ जब से मैं डिविडेंड निकालूंगा ना, डिविडेंड उसने दिया नहीं हुआ, ठीक है ना, कहीं पे पेएबल भी नहीं आ रहा, कहीं बताया भी नहीं है डिविडेंड है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि रिटेन अर्निंग का लेजर जरूर बनाएंगे चेक करने के लिए कि कहीं हमारे पास डिविडेंड है तो नहीं। डिविडेंड पेड, इसके लिए मैं जो लेजर बनाऊंगा दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, ये देखिए रिटेन अर्निंग दिया हुआ 12440। अब इसकी क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये एसओसीआई में देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6010। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे एक आता है जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, वो यहाँ पर नहीं है इसलिए छोड़ते हैं। तो डेबिट साइड पे अब हमारे पास क्या आएगा, एक तो वही जो अभी बोनस दिया था ना, बोनस इशू, वो 1000 यहाँ से डेबिट होगा यदि माइनस हुआ, और अगर ये प्रीमियम की अमाउंट होती तो फिर यहाँ ना लेता मैं। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यकीनी बात है मेरा डिविडेंड होगा जो मैंने कैलकुलेट करनी है। तो अब क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग का 13450 है। अब इसको बैलेंस कीजिए और यकीनन डिविडेंड आ रहा है इसमें 450 18450। अब इसमें से ये अमाउंट लेस कर दें तो 4000 का डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस शैल बी नोन एज डिविडेंड। तो यहां मैं लिखूंगा डिविडेंड पेड वर्किंग नंबर 8, 5000 माइनस कर दें, इसको 8 कर लेते हैं, वो 7 मैंने वो शेयर्स वाली की हुई है। अब हमारी वर्किंग तो तकरीबन खत्म, बल्कि खत्म हो गई। अब आखिरी देखना है नॉन करंट लाइबिलिटीज में, ये देखें लोन्स आ रहे हैं और लोन ओपनिंग है 5000 और क्लोजिंग है 4100 और नीचे कोई एडजस्टमेंट एज सच नहीं है इससे रिलेटेड, सिंपल ये लोन रीपे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये आप पेमेंट कर रहे हैं 900 की। सर ये डिविडेंड सर डिविडेंड 4000 आ रहा है सर। 4000 सर। जी ओके ओके, अब इन तीनों को प्लस माइनस कर लेते हैं, इसमें 3 ही अमाउंट है, ओवरऑल ये माइनस में ही आएगा 2100। अब इन तीनों को ऐड करें 12401 11150 और 2100 नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट्स देखें तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 3204, बस इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर हमें दिया हुआ है 3204। तो ये बात है, इसका जो आंसर यहां से टोटल करूंगा वो एंड ऑफ द ईयर आएगा, एंड ऑफ द ईयर। और एंड ऑफ द ईयर हम निकाल लेते हैं, यहां से पहले निकालेंगे फिर देखेंगे इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कि कितना दिया हुआ है,
इसको कैलकुलेट किया तो 2355, यहाँ चेक करो 2385, अच्छा नहीं ये अदर रिसीवर 2355, ये 2355, समझ आ गई बात? यस सर। अब जैसे मैंने किया, देखो कितने स्मूथली अंदाज में आराम से बैठे सुकून से इसको एक एक चीज को जब करते हो उसके मुताबिक सोचा करो, इंशाल्लाह ये कभी मसला नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। अब आपने यही दो मैंने दिए थे होमवर्क के लिए सर जी। सर हमने जो उधर -18 नोट किया था वर्किंग 2 में, सर उसको जी। बाद में ऐड बैक नहीं करना कहीं पे? ये वाला ये जो 8 जिस वन आप बात कर रहे हो, दिस वन 215 वाला? नो सर, हमने इधर जो सर -18 नोट किया था सर, ये 4800 में से -18 नोट किया ना हमने सर। एक जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है सर, उसकी बात कर रहे जी हैं। जी, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। हाँ जी, आप इसको कह रहे हैं दोबारा ऐड करेंगे, दोबारा ऐड तो तब करेंगे जब कैश रिसीव होगा, वो अगले साल रिसीव होगा ना, वो अगले साल जाएगा, इस साल नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, अगर कैश रिसीव हो जाता तो फिर मैं ऐड भी कर देता जी। अब चलिएगा नेक्स्ट में 22 क्वेश्चन जो है ये हो गया था, मीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस सर, ये हो गया था। उसके बाद देख लें 23 के बाद 24 लियाकत इंडस्ट्रीज, ये हुआ था? नो सर। नहीं हुआ था, ठीक है, ये करना पड़ेगा 24। और ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और 25 ये आसान है। 26 भी इजी है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 27। सर 29 है टोटल। अच्छा 29 है सर। 29 है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ट्वेंटी 25 क्वालिटी एंटरप्राइजेस, यही वाला करना है या 24 पहले करें? सर 24 देख। 24 आप लोगों से होना नहीं है, मुझे पता ना, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दी हुई हैं। ये ओके सर 25 कर लें। ये इसको ना छेड़ो, ये मैं खुद कराऊंगा 25, और अभी जितना टाइम उसमें होगा नहीं, 25 हो जाएगा। इसमें मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो मुश्किल हो, एक नज़र देख लेता हूँ। नहीं, इसमें नॉर्मल है कि वो रिवैल्यूशन ही है, वो तो पढ़ा है आपने, सिर्फ एक ही हो जाए तो वो रिवैल्यूशन है। ट्रेड रिसीवेबल, इंटरेस्ट, अदर इनकम, नहीं बाकी इसमें कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक क्वेश्चन आज जरा कीजिएगा 25, और एक क्ली के नाम से है, वो बहुत इजी है, वो तो आराम से निकल आएगा। ये वाला दिस वन 26, तो 25 और 26 जो है ना, ये आपने करना है होमवर्क। फिर 25 कल मैं खुद करवाऊंगा, सारा मुझे करवाना है। जी पूछिए। सर ये फाइल शेयर कर दें प्लीज। जी वो क्लास के बाद मैं कर देता हूँ, अभी कहते हैं अभी भी हो जाएगी। डेस्कटॉप ये लीजिए, मैंने कर दी। चलिए अटेंडेंस जरा मैं ले लूँ।